नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, बीएचडीसी 133 आधुनिक काव्य की इकाई 3 छायावाद पर आज आपसे बातचीत करेंगे। छायावाद हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का ये तीसरा काल है। इससे पहले हम लोगों की चर्चा हो चुकी है भारतीय युगीन कविता पर, द्विवेदी युगीन कविता पर। आज छायावाद पर ही संक्षेप में बात करेंगे। छायावाद के समय, उसकी परिस्थितियाँ, उसके प्रवर्तक कवि, प्रमुख कवि और उसकी विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा करें। छायावाद का समय 1918 से 1936, लगभग अधिकतर आलोचक छायावाद का यही समय मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद के समय के संदर्भ में इसी बात को उपयुक्त भी माना है। यद्यपि किसी भी काल का समय किसी सन से निर्धारित करना थोड़ा मुश्किल है। उसका कारण है कि कोई भी काल अचानक शुरू नहीं हो जाता और अचानक समाप्त नहीं होता। यानी रातों रात न तो कोई काल शुरू होता है और ना ही रातों रात कोई काल समाप्त हो जाता है। ऐसा छायावाद के साथ भी था और ऐसा जैसा हमने आपसे बात भी किया था भारतीय युग के संदर्भ में, हमने आपसे कहा था और द्विवेदी युग के संदर्भ में भी कहा था, या इसे समग्रता के साथ भी देखा जा सकता है। तो द्विवेदी युग की कविता जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कविता थी, स्वाधीनता आंदोलन की कविता थी, वृत्तात्मकता की कविता थी, उसी कविता की प्रतिक्रिया की, यानी कि किसी काल की प्रतिक्रिया के रूप में या नवीन सामाजिक चिंतन के रूप में दूसरे काल का निर्माण करता है। 1800 से 3600 जब छायावाद का हम समय मानते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जिनका हम आपसे संक्षेप में जिन पर बात करें। यह युग साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो एक नए युग का सूत्रपात कर रहा है, यानी साहित्य के क्षेत्र में एक नया मोड़ लेकर आता है। पुरानी काव्य धारा को छोड़ करके नई पद्धति के निर्माण का यह युग सूचक बनता है। अर्थात द्विवेदी युगीन कविता जो इतिवृत्तात्मक कविता थी, उसको छोड़कर व्यक्तिनिष्ठता की तरफ, आत्मनिष्ठता की तरफ, प्रकृति की तरफ इसका एक नई पद्धति के निर्माण के सूचक के रूप में सामने आता है। जब छायावाद का प्रारंभ होता है तो आप देखिए छायावाद के प्रारंभ में एक और माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे अनेक कवि राष्ट्रीय जागरण की कविताएं लिख रहे थे, जैसा कि द्विवेदी युग में लिखा जा रहा था। और ये लोग जिन कवियों का संदर्भ आप लें जो राष्ट्रीय जागरण की कविताएं लिख रहे थे, ये सब द्विवेदी युग से लिखते चले आ रहे हैं। लेकिन इसी समय दूसरी ओर प्रसाद पंत निराला ने अपनी साहित्य साधना प्रारंभ की। निराला की जूही की कली 16 में आई, 1916 में। पंत का पल्लव 1920 में प्रकाशित हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे जूही की कली को देख लीजिए, चाहे पल्लव की कविताओं को देख लीजिए, एक नई साहित्यिक धारा का रूप आपको दिखाई देता है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त अगर आप आगे चलेंगे तो आपको लगेगा या देखेंगे, पढ़ेंगे कि बच्चन, नरेंद्र शर्मा, अंचल भी प्रणय की लौकिक और मानसिक अनुभूतियों पर साहित्य का सृजन कर रहे थे। यानी कि अगर छायावाद को देखा जाए तो परिमाण की दृष्टि से, समृद्ध की दृष्टि से यह युग काफी प्रभावशाली है, काफी मजबूत है, समृद्ध है। इस युग में एक तरफ कवित्व की दृष्टि अर्थात अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता और उत्कर्ष दिखाई देता है, तो दूसरी ओर प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश भी इस युग में दिखाई देता है। इस युग के कवियों के कविताओं में जन जीवन की समग्रता आसानी से प्रतिबिंबित होती नजर आती है। यह युग, अब देखिए प्राचीन काल में क्या था, प्राचीन काल में जो प्रगति थी वो पहले विचारों में आती थी और विचारों में आने के उपरांत वो प्रगति जो है विचारों के बाद वो आध्यात्मिक आंदोलनों के रूप में प्रकट हो रही थी। लेकिन छायावाद युग या आधुनिक काल अगर आप देखें तो आधुनिक काल क्योंकि भौतिकता का काल है, तो इसलिए पहले भौतिक विकास हुआ और इस भौतिक विकास के बाद और इसे आधार बनाकर आध्यात्मिक विकास की बात की गई। ठीक है,
यानी कि अगर देखा जाए आज छायावाद के समय को देखा जाए तो छायावाद में सांस्कृतिक, भौतिक और आध्यात्मिक जो विकास की परंपरा है वो एक जटिल समस्या बनकर उभर आई है। और छायावाद इस सांस्कृतिक परंपरा का या सांस्कृतिक विकास की परंपरा का एक नया उन्मेष लेकर हमारे सामने प्रस्तुत है। इस युग को समझने के लिए छायावाद के जीवन को समझना होगा, यानी छायावाद के संदर्भ परिस्थिति को समझना होगा जिसमें छायावाद का निर्माण हो रहा था। इस युग के मूल में क्या क्या चीजें थी? इस युग के मूल तथ्य में स्वाधीनता, राष्ट्र प्रेम और अहिंसा के साथ साथ प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति अपना स्वरूप लेकर कविताओं में प्रकट हो रही थी। देखिए, किसी भी युग के जीवन को समझने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। पहला उसका होता है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता जैसा कि मनुष्य की प्रवृत्ति है। द्विवेदी युग से चली आ रही कविताओं को इस आगे के कवियों ने, यानी कि श्रीधर पाठक ने या और अनेक कवियों ने उस कविता के स्वरूप को स्वीकार करना सही नहीं समझा। उन्होंने स्वच्छंद होकर कविता लिखना प्रारंभ कर दिया, तो परिवर्तनशीलता यहाँ से आपको दिखाई देने लगती है। इसके अलावा जब भी कोई साहित्य या कोई धारा चल रही होती है, कोई विचारधारा चल रही होती है, कोई चिंतन चल रहा होता है, तो निश्चित रूप से उस चिंतन में एक नई लहर भी पैदा होती है, एक नई धारा का भी प्रवेश होता है। जैसा कि द्विवेदी युग में छायावाद का प्रवेश होता है, जैसा कि भारतीय युग में द्विवेदी युग का प्रवेश होता है, या आगे चलकर छायावाद में जैसा कि हलावाद का प्रयोग होता है। तो ये क्रम चलता रहता है। तो यानी एक इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, यानी चिंतन की जो नई लहर आती है वो क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप आती है। और तीसरा होता है नवीन परिस्थितियां। किसी भी साहित्य के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है वहां उस वक्त की, उस समय की परिस्थितियां। अगर आप देखें छायावादी को देखिए या आधुनिक काल की कविता को देखिए, तो सबसे बड़ा और कटु सत्य था बाहरी सत्य का, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता का जो प्रभाव था वो आधुनिक कविता पर पूरी तरह से था। कहीं न कहीं भारतीय युग, द्विवेदी युग के कवियों पर एक बड़ा बोझ बाहरी सत्य का, ब्रिटिश साम्राज्य वाली सत्ता का था। यानी कि कोई भी कविता जब अपने कोई भी कविता का सृजन कर रहा था तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था या रखता था, या उसकी मनोवृत्तियां चलती थी कि इस समय भारत पराधीन है। तो कहीं न कहीं इसका भी एक बड़ा हो तो नवीन परिस्थितियां, और इस संदर्भ में काफी चर्चा भी हो चुकी है। लेकिन चूंकि देखिए भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, लेकिन धीरे धीरे जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, धीरे धीरे उसका प्रभाव भारत पर पड़ने लगा था। अंग्रेजी का प्रभाव भारत पर पड़ने लगा था, अंग्रेजी पढ़ने वालों का प्रभाव भारत पर पड़ने लगा था। भारतवासी भी अंग्रेजी को पढ़ने लगे थे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगे थे, विज्ञान की किताबें पढ़ने लगे थे। इससे विकास के रास्ते भी कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे थे। तो दूसरा प्रभाव देखिए, दूसरी स्थिति क्या थी कि चूंकि द्विवेदी युग की का प्रभाव, यानी द्विवेदी युग का प्रभाव अभी गया नहीं था। मैंने कहा ना कि किसी भी युग का प्रभाव जाता नहीं है, या तो बना रहता है या उसमें 2, 4, 6 साल का समय लगता है, द्विवेदी युग के जाने में भी और छायावाद के आने में भी। तो इस युग पर द्विवेदी युग की व्यापक नैतिकता भी व्याप्त थी। जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया भी था कि द्विवेदी युगीन कविता नैतिकता की कविता, आदर्श की कविता थी, राष्ट्रीयता की कविता थी, भारतीय सांस्कृतिक चेतना की कविता थी। और उस प्रभाव से छायावाद पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता। इसके अलावा आप देखिए, तो जैसे सपोज करिए कि आप भारतीय युग को ले लीजिए, तो भारतीय युग में कहीं ना कहीं आपको रीतकालीन प्रभाव दिखाई देगा, और भारतीय जी ने उसी रीतकालीन प्रभाव में ही उस युग की जीवन की दुर्दशा को रेखांकित करने का प्रयास किया। द्विवेदी युगीन कवियों ने क्या किया कि राम और कृष्ण को आधार बनाकर देशोद्धार की साधना का काम किया।
यानी राम और कृष्ण को आधार बनाकर जो कविताएं लिखी, जो साहित्य लिखे, जो काव्य लिखे, उसमें कहीं न कहीं देश के उद्धार की बात की गई। चाहे भारत भारती देख लीजिए, चाहे साकेत देख लीजिए, चाहे हल्दी घाटी देख लीजिए, ठीक है? चाहे यशोधरा देख, किसी भी रचना को देख लीजिए। तो लेकिन छायावाद में मैंने आपसे बताया कि छायावाद एक नई भावधारा, एक नई लहर, एक नई चिंतन को लेकर के सामने आती है। छायावादी कवियों ने क्या किया? हाँ, अद्वैत, भक्ति, वेदांत, दर्शन, निर्गुण निराकार की प्रणयानुभूति को आधार बनाकर सामाजिक चेतना के को रेखांकित करने का प्रयत्न इस युग के कवियों ने किया। इसके अतिरिक्त इस युग के कवियों ने द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता का, जो इतिवृत्तात्मक कविता द्विवेदी युग में लिखी जा रही थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया और उस युग की स्थूल और सरस पदावली का भी विरोध भी किया, उस पर प्रतिक्रिया भी दी। तो यानी कि अगर देखा जाए, छायावाद के युग को देखा जाए, छायावाद के समय को देखा जाए, उसके जन्म के संदर्भ के को देखा जाए, तो छायावाद युग भारत के अस्मिता के खोज का युग है। इस युग में मैंने आपसे कहा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की बात हो रही है, आत्मा व्यक्त की बात हो रही है, मुक्त की बात हो रही है, रोमानियत की बात हो रही है, राष्ट्र प्रेम की बात हो रही है। यानी कि कहीं न कहीं छायावाद आधुनिक काल के समस्त कालों में अगर देखा जाए तो सबसे समृद्ध काल है और ये काल भारत की अस्मिता की खोज का युग कहा भी जा सकता है। एक बात और यहाँ है कि चूंकि द्विवेदी युग में भी गांधी जी का प्रभाव था और छायावाद युगीन कविता पर भी गांधी का प्रभाव था। मैंने आपसे कहा कि किसी भी काल का प्रभाव और कोई भी कवि रातों रात अपनी कविता का लेखन समाप्त नहीं कर देता और काल समाप्त नहीं हो जाता। छायावाद युग में भी प्रेमचंद लिख रहे थे, द्विवेदी जी लिख रहे। ऐसा नहीं कि द्विवेदी जी लिखना बंद कर दिया, ऐसा नहीं कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखना बंद किया, ऐसा नहीं। तो छायावाद युग में जहाँ एक तरफ छायावादी युग कवि कविता लिख रहे थे, वहीं ये द्विवेदी युगीन कवि भी कविता कर रहे थे। तो इस दृश्य अगर देखा जाए तो छायावाद युग में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की भी कविता लिखी जा रही थी और कविता व्यक्तिनिष्ठता की भी लिखी जा रही थी। अब अगर छायावाद को अगर कहा जाए कि छायावाद की परिभाषा क्या है, क्या परिभाषा दी जाए, विद्वानों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी, लेकिन छायावाद युग या किसी भी युग की परिभाषा देना कठिन कार्य है, परिभाषा में बांधना असंभव सी चीज लगता है। लेकिन संक्षेप में आपको थोड़ा सा हम आपको बता दें छायावाद की परिभाषा के संदर्भ में आप क्या सोचते हैं। छायावाद की परिभाषा को दो दृष्टियों में हम विभक्त कर सकते हैं, व्युत्पत्ति परक और प्रवृत्ति। जब व्युत्पत्ति परक व्याख्या की बात करेंगे तो इसका एक निश्चित इतिहास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कहाँ से इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई उसका एक इतिहास होता है। आरंभ में देखिए, छायावाद के आरंभ में छायावाद नाम मात्र खिल्ली उड़ाने के लिए किया गया, अर्थात द्विवेदी युगीन कवियों ने या कुछ कवियों ने और भी जो उस समय कविता लिख रहे थे, जब छायावादी कविता लिखी जाने लगी तो लोगों ने कहा कि ये कविता ठीक वैसे ही है जैसे स्वयं की छाया पड़ रही है। छाया का मतलब छायावाद, छाया पड़ रही है, तो ये खिल्ली उड़ाने के संदर्भ में इसका जिक्र किया गया। लेकिन इस खिल्ली या इस उपहास को उस युग के कवियों ने या आलोचकों ने चुनौतीपूर्ण स्वीकार किया और व्युत्पत्ति परक व्याख्या को प्रवृत्ति परक व्याख्या से जोड़ दिया। इसके अतिरिक्त उस समय की सबसे चर्चित जो पत्रिका है वो सरस्वती। सरस्वती महाविशाल द्विवेदी उसके संपादक थे। द्विवेदी युग पूरा सरस्वती पत्रिका पर, इस पर हमारी आपकी बात भी हो चुकी है कि सरस्वती पत्रिका में कार्टूनों और लेखों के माध्यम से छायावाद की व्याख्या की गई और ये दिखाया गया कि छायावाद का प्रयोग उन्होंने उस कार्टून या लेख में दिखाया कि अस्पष्टता, धूमिलता का बोध करा रहा है। यानी छायावाद नाम जो है अस्पष्टता और धूमिलता का नाम है, उसका बोध करा रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कि उपहास के रूप में। तो एक तरफ तो छायावाद के संदर्भ में ये बात कही जाती है, दूसरी तरफ शुक्ल जी ने इसका संबंध ईसाई संतों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि यूरोप में ईसाई संत जो थे, जिनका फैंटा मास जिन्हें कहते हैं,
तो ईसाई संतों के छायाभास का परिणाम छायावाद, यानी फैंटामास से जोड़ा। उनका मानना था कि यूरोप से ये फैंटामास या छायाभास पहले बंगाल में आया, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं में, गीतांजलि जिसको आप लिखते हैं, तो बंगाल से ये हिंदी में आ गया। तो रामचंद्र शुक्ल इसकी इस तरह से परिभाषा देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। उन्होंने कहा कि चूंकि द्विवेदी युगीन कविता स्थूलता की कविता थी और छायावाद में जो कविता लिखी जा रही है वो चाहे आत्म केंद्रित हो, चाहे रहस्यानुभूत की कविता हो, चाहे प्रकृति से संबंधित कविता, सूक्ष्मता के को आधार बनाकर लिखा जा रहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है ऐसा माना, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता का मैंने कहा कि जो छायावादी कवि थे वो स्थूलता का विरोध कर रहे थे, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए थोथी नैतिकता, रूढ़िवादिता या सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति जो विद्रोह था वो छायावाद के परिभाषा के रूप में या छायावाद के जन्म के रूप में देखा जाने लगा। तो इसलिए छायावाद का इससे भी जोड़ा गया। दूसरी चीज द्विवेदी, मैंने आपसे कहा द्विवेदी युगीन कविता, द्विवेदी युग में दो प्रकार के कवि थे। एक तो द्विवेदी जी के निर्देशन में या उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर कविता लिख रहे थे, और दूसरे कुछ ऐसे कवि थे जिसमें श्रीधर पाठक का नाम लिया जा सकता है, दूसरे कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने स्वच्छंद होकर कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। द्विवेदी जी के बने बनाए फॉर्मेट को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो छायावाद में एक प्रश्न ये भी आता है कि छायावाद और स्वच्छंदतावाद का क्या संबंध है। दरअसल रोमांटिसिज्म के स्थान पर हिंदी में स्वच्छंदतावाद आया। रोमांटिसिज्म का जो प्रवर्तन है जिसे हम वर्ड्सवर्थ को मानते हैं, ठीक है, रोमांटिसिज्म के स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द जो है हिंदी में आया। छायावाद की आरंभिक कविताओं पर यह कहा जाता है कि छायावाद की आरंभिक कविताओं में रहस्यात्मक अनुभूति है, यानी रहस्य की चर्चा है, और बहुत दिनों तक छायावादी कविता को रहस्यवादी कविता भी कहा गया या रहस्यवाद से इसको जोड़ा गया। शुक्ल जी ने भी इन कविताओं में सच्चे स्वच्छंदतावाद का रूप दिखाया या स्वरूप स्वीकार किया है। शुक्ल जी ने इन कविताओं को, ये इन कवियों को सच्चे स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में भी माना है। उनका ऐसा माना जाता था कि आ, ये कह देना कि रविन्द्रनाथ के प्रभाव से ही स्वच्छंदतावाद आया, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं है कि बंगाल से ही स्वच्छंदतावाद आया, ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदतावाद पहले था ही नहीं। विद्वानों, कई आलोचकों का ये मानना है कि छायावाद हिंदी की अपनी रोमांटिक कविता या स्वच्छंदतावादी कविता काव्य धारा का एक विकसित रूप है, यानी कि छायावाद कहीं अलग से नहीं आया, हमारे यहाँ चल रही स्वच्छंदतावादी काव्य धारा का ही एक विकसित रूप अगर देखा जाए तो हम उसे मान सकते हैं। अगर हम देखें कि इसके कवियों में कौन कौन है, तो दो इसमें कैटेगरी हम कर सकते हैं, दो भागों में इनको बांट सकते हैं। पहले भाग में अगर हमें बांटना होगा तो हम श्रीधर पाठक, रामदास त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे को हम ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कवि स्वच्छंदतावाद की कविता लिख रहे थे। ये द्विवेदी युग में भी स्वच्छंदतावादी कविता लिख रहे थे। और दूसरे चरण में अगर हम देखें, जहाँ से प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी की कविताएं हैं, तो इन्हें हम छायावाद में देख सकते हैं। इनमें छायावाद भी है के गुण भी हैं, इनमें तत्व हैं, इनमें स्वच्छंदतावाद के भी तत्व दिखाई देते हैं, इनमें रहस्यवाद भी दिखाई देता है। तो कहने का मतलब कि छायावाद और स्वच्छंदतावाद एक दूसरे के पूरक के संदर्भ में इसे हम देख सकते हैं। अब एक प्रश्न और सामने आता है, जब छायावाद का चिंतन करें कि छायावाद का प्रवर्तन किसने किया, छायावाद का प्रवर्तक कौन। जब हमसे पूछा जाता है, जब हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ माने गए, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव। लेकिन इसका प्रवर्तक कौन है, किसने इसका प्रवर्तन किया, ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न। सुमित्रा नंदन पंत ने एक पुस्तक लिखी, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, और इस पर छायावाद पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। छायावाद क्या है, छायावाद की परिभाषा क्या है, छायावाद के प्रवर्तन कवि कौन है, छायावाद में कौन कौन से गुण मिलते हैं, कौन कौन से तत्व, बड़ा विस्तार से इसको कभी आप करिए। पंत ने भावना की दृष्टि, सम्मान की दृष्टि
जिसे कहते हैं कि आदर की दृष्टि से, उनकी सम्मान और आदर की दृष्टि से इस पुस्तक में प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना। लेकिन आगे जब वो बढ़ते हैं तो दबे जुबान में ही वो इसका विरोध भी करते हैं और उनका मानना है कि प्रसाद की झरना 1919 में प्रकाशित उसका पहला संस्करण है। प्रसाद की झरना की के प्रथम संस्करण की कविताओं में छायावाद के कोई तत्व मौजूद नहीं है। उसमें द्विवेदी जिन कविताओं के तत्व मौजूद हैं, ऐसा पंत जी का मानना है। जबकि उन्होंने अपने बारे में लिखा कि मेरी पल्लव की सभी कविताएं, उनका मानना था जो 1923 में सरस्वती में प्रकाशित हो चुकी थी, या वीणा के गीत संकलन जो 1819 में, ग्रंथ में स्वप्न नामक जो लंबी कविता उनकी इसमें सरस्वती में प्रकाशित हो गई थी। तो उनका यह मानना था कि मेरी जो रचना है, मेरी जो कविताएं हैं, वो सबसे पहले छायावादी तत्व के आधार पर सामने आती है। यानी कि छायावादी तत्व सबसे पहले पंत जी ये मानते हैं कि उनके पल्लों में दिखाई देती है। तो इस हिसाब से पंत जी को छायावाद का प्रवर्तन माना जाया जाए या माना जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। ये लिखने की बात। अगर लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि अगर लिखने की दृष्टि से ही माना जाए तो निराला की जूही की कली 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी। तो अब इस अर्थ में देखा जाए, इस संदर्भ में देखा जाए, तो निराला की जूही की कली को अगर देखा जाए, 1916 को ध्यान में रखा जाए, तो निराला छायावाद के प्रवर्तन कवि हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रसाद, पंत, निराला तीनों उसी मजबूती के साथ प्रवर्तन के लिए आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, ऐसा विद्वानों का भी मानना है। एक तरफ देखिए, एक तरफ सरस्वती में पंत की कविताएं प्रकाशित हो रही थी और दूसरी तरफ मतवाला और समन्वय में निराला की कविताएं प्रकाशित हो रही थी। यानी दोनों कवि की छायावादी तत्वों से निहित कविताएं इन पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही। इसके अतिरिक्त अगर प्रवर्तन की बात आए तो सबसे पहला नाम आता है श्रीधर पाठक। उनकी कविताओं में भी छायावादी काव्य प्रवृत्तियां मिलती हैं और वो तो द्विवेदी युग के कवि थे, बहुत पहले से लिख रहे थे। इसके अलावा अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को देखा जाए तो गीतांजलि की जो पहली अनुगूंज है वो कहीं न कहीं मुकुटधर पांडे की काव्य में सुनाई देता है। यानी प्रसाद, पंत, निराला, श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे, ये नाम छायावाद के प्रवर्तन के लिए अपनी जो छायावादी तत्व को आधार बनाकर अपनी मजबूती प्रस्तुत करते हैं। और आलोचक सबको, कुछ आलोचक प्रसाद को मानते हैं, कुछ पंत को मानते हैं, निराला को मानते हैं, कुछ लोगों का मानना है श्रीधर पाठक इसके प्रवर्तक का भी है और मुकुटधर पांडे पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी। तो कहने का तात्पर्य है कि छायावाद का प्रवर्तन किसने किया, ये एक बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। इसका निर्णय कर पाना इतना आसान नहीं है और उसका कारण है, उसका कारण यह है, देखिए छायावाद केवल प्रकृति प्रेम नहीं है। छायावाद में न केवल प्रकृति प्रेम है, न केवल रहस्य भावना है। छायावाद एक विशेष सौंदर्य दृष्टि का उन्मेष करता है। और अगर जो छायावाद के सौंदर्य दृष्टि का जो उन्मेष शब्द मैं आपसे कर रहा हूँ, इसका अगर देखा जाए, यानी छायावादी दृष्टि का आभास देखा जाए, तो सबसे पहले प्रसाद के काव्य में मिलता है। इसलिए ज्यादातर कवियों का ये मानना, आलोचकों का ये मानना है कि छायावाद के प्रवर्तक कवि प्रसाद है। पंत ने भी आगे चलकर एक निष्कर्ष दिया जो काफी उपयुक्त भी है। पंत ने भी ये माना कि किसी एक कवि ने उस धारा का प्रवर्तन नहीं किया। कोई एक कवि ने ऐसा नहीं कि छायावादी काव्य धारा का प्रवर्तन किया, सभी ने इसका अनुगमन किया और इसके विकास में सहायता की। अर्थात कोई एक कवि नहीं है जिसका हम कह सकते हैं कि जिसमें ये गुण, सिर्फ उसी में ये गुण रहे और उसी को हम प्रवर्तन कवि मान लें, ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये पंत की बात ये बिल्कुल
तर्क संगत है कि सभी ने इसका अनुगमन किया, इसलिए सभी इसके प्रवर्तक कवि माने जा सकते। छायावाद जिस समय लिखा जा रहा था उस समय राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कविताएं लिखी जा रही थी। उस समय उसी छायावाद के समय में भी हालावाद लिखा जा रहा था। लेकिन चूंकि हम लोग छायावाद के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मैं आपको 4 कवियों के का सामान्य सा परिचय दे देना चाहता हूँ। छायावाद के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं जो आप पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरे पंत, तीसरे निराला और चौथे। इन पर संक्षेप में हम आपको बता दे रहे हैं जिससे आगे प्रवृत्तियों पर चर्चा की जा सके। देखिए, जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि माने गए हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में मिलन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर और कामायनी को आप ले सकते हैं। आंसू और कामायनी इनकी दो जो है महत्वपूर्ण कृतियां हैं। कामायनी तो सबसे ज्यादा चर्चित कृति मानी जाती है छायावाद की या आधुनिक काल की। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में इन्होंने लिखी थी लेकिन फिर बाद में खड़ी बोली। छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन जो है प्रसाद के झरना संग्रह से होने लगती है। आंसू भी एक महत्वपूर्ण कृति है प्रसाद की और यह विरह काव्य है। लेकिन ये विरह काव्य कोई प्रसाद का विरह काव्य नहीं, किसी नायक नायिका का विरह काव्य नहीं। यह विरह काव्य, इस विरह काव्य के माध्यम से प्रसाद जी ने विश्व कल्याण की भावना को आबद्ध करने का प्रयत्न किया। कवि ने अतीत जीवन की अनुभूतियों को स्मृति के माध्यम से एक दर्द भरी अभिव्यक्ति इस कृत के माध्यम से पाठक के सामने प्रस्तुत है। इस कृत की जो भावभूमि है उसका स्थायी जो स्वरूप है वो विकास, स्थिर नहीं है, विकास। तो आंसू एक उनकी महत्वपूर्ण। दूसरा कामायनी। कामायनी प्रसाद जी की सबसे महत्वपूर्ण कृति है, छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण कृति है और यह एक पौराणिक आख्यान है जिसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से सृष्टि के निर्माण की कल्पना की है। यह मानव सभ्यता की, भारतीय मानव सभ्यता का प्रवर्तन भी करती है, किस प्रकार से मानव का जन्म इस संसार में हुआ। कामायनी में प्रसाद जी ने बुद्धिवाद पर हृदय की प्रतिष्ठा दिखाई, अर्थात बुद्धिवाद पर हृदय जीत जाता है कहीं ना कहीं आप देखिए। और दूसरी चीज, अनेक समस्याओं के बाद, प्रलय के बाद, अनेक संकटों के बाद भी कामायनी आनंदवाद का प्रतिनिधित्व करता है। यानी प्रसाद कामायनी के माध्यम से आनंदवाद की स्थापना करके नजर आते हैं। अब अगर आप इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में लें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उस समय के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लें तो तमाम संकटों के बाद आनंद की अनुभूति दिखाना, अर्थात परासत्ता से, पराधीनता से भारत एक दिन आजाद होगा, एक दिन भारत पर आनंदवाद की प्रतिष्ठा होगी, भारत आनंदवाद का प्रतिनिधित्व करता है, ये इसके माध्यम से प्रसाद जी दिखाने का। दूसरे कवि के रूप में अगर देखें तो निराला को ले सकते हैं। निराला विद्रोह की कवि है, जैसा कि आप जानते हैं। निराला की प्रमुख रचनाओं में अगर देखें तो अनामिका, परिमल, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा को ले सकते हैं। निराला का संपूर्ण साहित्य संघर्षों का साहित्य, विरोध और विद्रोह का साहित्य। निराला का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों उसी हिसाब से चलता रहा जैसा कि उनकी कृतियां चलती हैं। निराला पर और निराला के कृतियों पर दर्शन का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। उनकी कृति तुलसीदास काफी चर्चित है। तुलसीदास में, तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए निराला दिखाई। तो निराला का साहित्य आप देखिए, चाहे आप सरोज स्मृति को देख लीजिए। अब ये जब हम बात करेंगे प्रवृत्तियों की तो उस संदर्भ में भी निराला की बातों पर बात की जाएगी। तो निराला की का संघर्ष जो है उनकी कृतियों में भी दिखाई देता है। राम की शक्ति पूजा इस युग की कामायनी के बाद दूसरी। राम की शक्ति पूजा में निराला ने धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष को
जीवंत रूप दिखाया है। धर्म और अधर्म का संघर्ष का चित्रण, या धर्म और अधर्म का जिस प्रकार से धर्म और अधर्म का इस युद्ध चल रहा है भारतीय समाज में, भारत में, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन की जब परिकल्पना करते हैं तो ये आशावादी स्वरूप, वो दिखाना चाहते हैं कि भारत की परतंत्रता, गुलामी, बहुत दिनों की गुलामी नहीं है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना, और इसी संघर्ष को आप उनकी इस लंबी कविता में देख सकते हैं। निराला निश्चित रूप से, उनकी भाषा अगर आप देखें तो संस्कृत गर्भित भाषा उनकी है, समाज शैली को उनमें बहुलता है, तो भाषा की दृष्टि से अगर निराला को आप देखेंगे, थोड़ा सा निराला आपको कठिन दिखाई। इसके बाद तीसरे कवि के रूप में ले सकते हैं आप पंत, सुमित्रानंदन पंत। अल्मोड़ा में जिनका जन्म हुआ था, निश्चित रूप से अल्मोड़ा के आगे एक उनका जो जीवन ही प्रकृति के उसमें था, इसलिए प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में कुछ छवास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव महत्वपूर्ण है। पंत ने प्रकृति के माध्यम से आत्मा व्यक्त भी की, प्रेम का स्वरूप भी सामने रखा, और राष्ट्रीयता का या राष्ट्र गौरव का, सांस्कृतिक चेतना का भी स्वरूप उन्होंने इस प्रकृति के मनोरम चित्रों में विद्यमान करके आपके सामने। बादल और छाया जैसी कविताओं में विलक्षण कल्पना के दर्शन उनके होते हैं। कभी आप बादल और छाया पढ़ते देखिए। कवि अगर कहा जाए, कवि पंत को अगर देखा जाए तो एक आदर्श प्रेमी के रूप में वो अपनी कविताओं में दिखाई देते। उनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम और आदर्शवादिता आपको स्पष्ट दिखाई, और इसके अलावा निराला के प्रारंभिक कविताओं को छोड़ दें तो बाद की कविताओं में निराला में पंत में प्रगतिशीलता की भी चेतना दिखाई देती। भाषा के प्रति भी निराला पंत आपको जागरूक देती है। उनकी भाषा में लाक्षणिकता, विपर्णय, विपर्य, विरोध, चमत्कार, मानवीकरण, प्रतीक विधान, ये उनकी शैलियों की विशेषता है। तो पंत की कविताओं में, पंत जहां एक तरफ प्रकृति के कवि हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रगतिशील चेतना के भी कवि पंत है। चौथे कवि के रूप में अगर देखा जाए तो महादेवी वर्मा का नाम लिया जाता है। महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, विरह वेदना की कवियत्री हैं वो। उनकी प्रमुख रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, यामा प्रमुख है। महादेवी के काव्य में विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव प्रारंभ से ही दिखाई देते हैं। महादेवी अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन करते हुए दिखाई देती है। उनकी समस्त रचनाओं में एक अज्ञात प्रियतम दिखाई देता है, जिसे आलोचकों ने, पाठकों ने रहस्यवाद के रूप में लिया है। महादेवी का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की कल्पना में, भावना में नहीं है। उनका दुखवाद, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि छायावादी कवियों का जो आत्म चिंतन है, छायावादी कवियों की जो आत्म व्यंजना है, आत्मा व्यंजना जिसे कहते हैं, उनमें कहीं न कहीं समाज कल्याण की भावना निहित है। ऐसा महादेवी की कविताओं में भी देखने को मिलता है। वे स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को, स्वयं विरह में जलती हैं, स्वयं साधना की आग में जलती हैं, लेकिन भारतीय सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। अर्थात अपने विरह के माध्यम से, अपने प्रणय के माध्यम से, अपनी आत्मा व्यक्त के माध्यम से, अपनी व्यक्तिनिष्ठता के माध्यम से वो सामाजिक जीवन में सुख और मंगल की कामना करती हैं, और उसे यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न करती हैं। महादेवी पर बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव देखा जा सकता है। महादेवी की अनुभूतियां व्यक्ति परक तो है ही है। निश्चित रूप से कहा जाता है कि महादेवी, मैं नीर भरी दुखी बदरी की जब वो बात करती है, महादेवी व्यक्तिनिष्ठता की कविता है, स्वयं के विरह की बात करती है, स्वयं के जीवन के। लेकिन आलोचकों का यह मानना है कि महादेवी की अनुभूति को व्यक्ति परक देखना एकांगी दृष्टिकोण का परिचय है। महादेवी अगर
विविधता में अगर महादेवी को देखें, चिंतन में देखें और संपूर्ण चिंतन करें तो महादेवी लोक कल्याण की भावना से निहित उनकी कविताएं हैं या उनके विचार देखे जा सकते हैं। ठीक, अब संक्षेप में प्रवृत्तियों पर भी चर्चा करनी चाहिए कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी। देखिए, अगर आप छायावाद को पढ़िए, चिंतन करिए, तो लंबा विचार विमर्श अगर करने के बाद अगर देखिए तो छायावाद न रहस्यवाद है, न केवल शैली है और ना ही स्थूल के प्रति सूक्ष्मता विद्रोह। छायावाद को एक सीमा में बांधना, एक फ्रेम में बांधना, एक ये कह देना कि छायावाद की कविताएं रहस्यवाद की कविताएं हैं, छायावाद में शैली की ही विशेषता है या स्थूल के प्रति, ऐसा आलोचकों का मानना है कि छायावाद को पढ़ने के जानने के लिए छायावाद पर लंबा विचार विमर्श करना पड़ेगा, लंबा चिंतन करना पड़ेगा। छायावाद कुछ प्रवृत्तियों में सीमित नहीं है। छायावाद की जितनी भी परिभाषा दी जाए उनमें कुछ अधिक ही निकलता है। अब समस्या ये है, आलोचकों का ये मानना था कि जितनी भी परिभाषा दी जाए उसमें कुछ अधिक निकलता है, यानी अगर छायावाद को रहस्यवाद कहते हैं तो कुछ अधिक ही निकल जाता है, केवल शैली कहते हैं तो भी उसमें कुछ अधिक निकल जाता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी अगर छायावाद को कहते हैं तो इससे कुछ अधिक निकल जाता है। आलोचकों ने कहा कि इस कुछ को परिभाषित किया जाए, इसका प्रयास किया जाए, ये कुछ क्या है, जो ज्यादा निकल जाता है ये क्या है। इस पर चिंतन करते हुए पंडित नंद दुलारे बाजपेयी ने छायावाद को अव्यक्त की लाक्षणिक प्रणाली मात्र नहीं मानते। उन्होंने कहा छायावाद अव्यक्त की लाक्षणिक प्रणाली मात्र नहीं है, जैसा कि शुक्ल जी मानते हैं। शुक्ल जी यही कहते हैं कि अव्यक्त की लाक्षणिक प्रणाली शुक्ल जी मानते हैं, लेकिन नंद दुलारे बाजपेयी जी छायावाद को अव्यक्त की लाक्षणिक प्रणाली मानने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि नूतन सांस्कृतिक भावना, नूतन सांस्कृतिक भावना का जो तत्व है, जो स्वरूप है, वो छायावाद में अर्थात छायावाद नूतन सांस्कृतिक भावना का परिचय देता है या परिचय। डॉक्टर देवराज ने छायावाद पर जब अपनी पुस्तक लिखी तो उन्होंने लिखा कि आधुनिक मनोवृत्ति का प्रतीक छायावाद। डॉक्टर देवराज ने आधुनिक मनोवृत्ति का प्रतीक, यानी कि जो आधुनिक मानव है उसकी मनोवृत्तियों का प्रतीक ही छायावाद। ठीक है, पंत जी जब छायावाद पे बात करते हैं तो बार बार कहते हैं कि छायावाद मूल्य केंद्रित का। अब देखिए, एक विशेषता में छायावाद को, एक परिभाषा में छायावाद को नहीं माना। चार उदाहरण हमने आपको दे दिया। दरअसल मूल्य केंद्रितता जो है, ऐसा माना जाता है ज्यादातर आलोचकों का कि छायावाद की विशेषताओं का जो केंद्रीय विशेषता है, छायावाद की विशेषताओं की जो केंद्रीय वो विशेषता मूल्य केंद्रित। अब ये मूल्य केंद्रितता है क्या, इसको समझने की आवश्यकता है। तो पहली विशेषता के रूप में भी अगर आप चाहें तो मूल्य केंद्रितता को ले सकते हैं। मुकुटधर पांडे ने एक लेख लिखा और उन्होंने उस लेख में छायावाद पर लिखते हुए लिखा कि छायावाद के कवियों को लेकर कि कवि स्वातंत्र्य में छायावाद का केंद्रीय मूल्य स्वातंत्र्य ही, यानी स्वतंत्रता ही छायावाद का केंद्रीय मूल्य। अब स्वतंत्रता किससे? परंपरा से, रूढ़ियों से, भाषा से, शैली से, ठीक है, परतंत्रता से, किसी से भी। इस स्वतंत्रता को राष्ट्रीय स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जाना चाहिए और देखा जाता भी। पंत का मानना है, या पंत कहते हैं अपने छायावाद पुनर्मूल्यांकन में कि छायावादी काव्य अपने ऐतिहासिक संदर्भ और राष्ट्रीय परिवेश के अनुकूल, ठीक है, छायावाद काव्य अपने ऐतिहासिक संदर्भ और राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप स्वतंत्रता एवं मुक्त की आकांक्षा का की अभिव्यक्त करता है। यानी छायावाद जो है वो स्वतंत्रता एवं मुक्त की आकांक्षा की बात करता है। निराला का प्रसिद्ध गीत है ये, वीणा वादनी वरदे,
का जो आगे है, प्रिय स्वतंत्र रव और बादल राग शीर्षक कविता श्रृंखला में विप्लवी यानी निर्बंध बादल का जो प्रतीक है वो इसी मुक्त का उदाहरण है या इसी मुक्त की बात है। ये स्वतंत्र रव या निर्बंध बादल, ये इसी स्वतंत्रता या इसी मुक्त की बात निराला यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा निराला आगे फिर लिखते हैं कि उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, खुल गए छंद के बंद पास के रजत पास, खुल गए छंद के बंद पास के रजत पास। यहाँ निराला छंद शास्त्र से मुक्ति की पूछा। शायद आप लोग ने पढ़ा होगा कि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक है, अग्रणी कवि। तो यहाँ पर वो छंद शास्त्र के मुक्त। इसके अलावा अगर आप देखिए, झरे जाति कुल वर्ण वर्ण धन अंध नीड़ से रूढ़ रत छंद। अब ये देखिए, ये सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त की बात कर रहा है। झरे जाति कुल वर्ण वर्ण धन अंध नीड़ से रूढ़ रति छंद, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त की बात करता हुआ। इसी तरह पंत की पल्लव की भूमिका में पंत ने इसी मुक्त की कामना या इसी स्वतंत्रता की अव्यक्त की बात की है। पल्लव की भूमिका को इसीलिए क्योंकि पंत ने स्वतंत्रता की बात की है। पंत ने माना है कि अव्यक्त की स्वतंत्रता, शैली की स्वतंत्रता, भाषा की स्वतंत्रता, और इसीलिए पल्लव की भूमिका को स्वच्छंदतावादी काव्य दृश्य से इसे प्रथम घोषणा पत्र के रूप में देखा जाता है। यानी अगर देखिए तो ये जो मुक्त की बात हो रही है, ठीक है, यही मुक्ति जो है, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यही स्वतंत्रता इसकी सबसे बड़ी। दूसरी विशेषता कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यक्तिगतता। सबसे बड़ी, इस युग के कवियों ने व्यक्तिगत जीवन को भी आत्मसात किया, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के साथ सामाजिक जीवन को भी सामने रखा। तो आलोचकों ने छायावाद को व्यक्तिवाद की कविता भी कहा है, लेकिन इस युग के कवियों का यह मानना है कि उनकी कविता व्यक्तिवाद मात्र व्यक्ति केंद्रित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात है। यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, सिर्फ कवि के व्यक्ति की बात नहीं है। पंत जी का मानना है कि छायावादी काव्य व्यक्तिनिष्ठ न होकर मूल्यनिष्ठ रहा। बड़ी बात कर रहे हैं पंत जी कि छायावादी काव्य व्यक्तिनिष्ठ मूल्य, क्यों? कि व्यक्ति का मूल्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी व्यक्ति मूल्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कवि व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ मूल्य का प्रतिनिधित्व करता हुआ नजर आता है। व्यक्तित्व की सही समझ नए मूल्य बोध में ही संभव हो सकती है, ऐसा भी छायावादी कवियों ने माना, क्योंकि जो व्यक्तित्व की मांग है यही स्वतंत्रता के रूप में सामने आती है। यानी व्यक्ति स्वयं अगर स्वतंत्र होगा तभी समाज की स्वतंत्रता की, तभी राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात कर सकेगा। छायावाद इसी अर्थ में विद्रोह का भी काव्य कहा जाता है, क्योंकि वो स्वतंत्रता की बात, व्यक्ति स्वतंत्रता की बात, सबसे पहले वो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता हुआ नजर। ठीक है, तो छायावाद को देखिए यह, और दूसरी चीज देखिए, छायावाद जो है युग नई वैयक्तिक चेतना के उदय का काल भी था। इस समय आत्मकथात्मक कविताएं लिखी जा रही थी, यानी कि स्वयं, मैंने कहा ना कि द्विवेदी युगीन कविता में आत्मकथात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं था। छायावादी कवियों ने कहा कि नहीं, आत्मकथात्मकता का योगदान, जब तक कविताओं में योगदान नहीं होगा तब तक समाज में हम कुछ नया योगदान नहीं दे सकते। यानी आत्मकथात्मक कविताओं के आधार पर, जैसे आत्मकथा शीर्षक से प्रसाद जी ने संग्रह कविता लिखी और बहुत चर्चित है। निराला की सरोज स्मृति और वनबेला भी आत्मकथात्मक थी। सरोज स्मृति उनकी खुद पीड़ा थी, उनकी बेटी की पीड़ा थी, लेकिन उस आत्मकथा के माध्यम से इतना सुंदर साहित्य, इतना सुंदर काव्य समाज के सामने आया। तो अपने जीवन के मार्मिक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए निराला ने सरोज स्मृति या वनबेला के माध्यम से समाज के दर्द को भी पाठकों के सामने रखा। इस दृष्टि से अगर महादेवी को देखा जाए तो महादेवी की समूची गीत सृष्टि मैं नीर भरी दुखी बदली का व्याख्यान ही नजर आती है। पूरा का पूरा
अगर साहित्य अगर महादेवी का देख लिया जाए तो आत्म केंद्रित है या व्यक्तित्व का स्वरूप भरा पड़ा। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो छायावादी कवियों की कविताओं में आत्म प्रसार की प्रेरणा निश्चित रूप से मिलती है। प्रसाद के प्रेम पथिक का जो प्रेम है उसका जो लक्ष्य है वो अपरिमित है। प्रसाद लिखते हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उसके आगे जिसके आगे राह। अपरिमित लक्ष्य। कामानी में भी कहते हैं वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। अब यहाँ अगर आप देखिए तो आत्म प्रसार की कामना ही प्रसाद कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो छायावादी काव्य व्यक्ति स्वातंत्र्य के मूल्य पर केंद्रित एक नई व्यक्तित्वता के उदय की सूचना देता है। ठीक। इसके अलावा तीसरी विशेषता के रूप में, अगली विशेषता के रूप में आत्मा व्यक्त को ले सकते हैं, अनुभूति की प्रतिष्ठा। छायावाद में अनुभूति के महत्व की प्रतिष्ठा है। छायावाद के कवियों ने अनुभूति पक्ष को विशेष स्थान दिया कविताओं में। प्रसाद जी ने कविता की परिभाषा ही आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही कविता है, ये प्रसाद जी कहते हैं। पंत भी जब लिखते हैं वियोगी होगा पहला कभी आ से उपजा होगा गान, तो उसमें आत्मा व्यक्ति ही है। महादेवी गीत के संदर्भ में कहती हैं कि व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति के शब्द रूप की गीत है। अर्थात अनुभूति या आत्मा व्यक्ति के महत्व को वो स्वयं रेखांकित करती है। पंत ने छाया की अनेक उपमाओं में एक उपमा को भावुकता माना है। यानी आत्मा व्यक्ति की जब बात करें, भावुकता की बात कर रहे हैं, तो छायावादी कवियों ने कभी कभी इस आत्मा व्यक्ति की अभिव्यंजना करने में कभी कभी पूरी भावुकता को भी ग्रहण कर लिया है। यानी कुछ अतिशयोक्तपूर्ण भावुकता भी छायावादी कविताओं में दिखाई। एक गुण इसमें कल्पनाशीलता का भी है कि व्यक्तित्वता का एक पहलू जो है अनुभूत प्रवणता है, उसका दूसरा जो स्वरूप है वो है कल्पनाशीलता। यानी बिना कल्पना के आत्मा व्यक्ति हो ही नहीं सकती, बिना कल्पना के कविता का सृजन हो ही नहीं सकता। तो निर्विवाद रूप से अगर देखा जाए तो छायावाद में कल्पना की अभूतपूर्व उड़ान देखने को आपको मिलेगी। निराला ने कविता को कल्पना की कानन रानी कहा। पंत ने पल्लव की कविताओं को कल्पना के ये पल्लव बाल कहा। और पंत ने कल्पना को महत्व देते हुए लिखते हैं वो कि कोई भी गंभीर व्यापक तथा महत्वपूर्ण अनुभूति काल्पनिक होती, यानी बिना कल्पना के कोई गंभीर और व्यापक महत्वपूर्ण अनुभूति हो ही नहीं सकती। तो कल्पना इस युग के कवियों की मानसिक स्वतंत्रता का प्रतीक। कल्पना का अतिरेक मैंने कहा कि इस युग के कवियों ने किया है, और इसीलिए आलोचकों ने माना कि वायवी दुनिया में चले गए आप, यानी कि आभासी दुनिया या काल्पनिक दुनिया में ये कवि चले गए। इस युग की या इस छायावाद की सबसे जो एक और बड़ी विशेषता है वो वेदना की कविता सभी कवियों में देखने को मिलती है। वेदना, उच्छ्वास, दर्द, आंसू इस युग की विशेषता है, क्योंकि व्यक्तित्वता की जो परिणति है वो वेदना में ही होती है। आंसू प्रसाद जी का संग्रह भी आप देख लीजिए, कविता भी है। पंत ने भी कविता आंसू पर लिखी है, और महादेवी का पूरा साहित्य ही आंसुओं से गीला पड़ा है। पंत की दृष्टि में वो कहते हैं उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता, यानी दर्द वेदना आंखों से आंसू के माध्यम से बनी होगी। प्रसाद ने भी घनीभूत पीड़ा में जब कहते हैं घनीभूत पीड़ा जब है तो दुर्दिन में आंसू बनकर चुपचाप बरसने आई, यानी अर्थात वेदना की अनुभूति आंसुओं के माध्यम से हुई। महादेवी भी कहती है वेदना में जन्म करुणा में मिला आभास। कि संपूर्ण साहित्य उनका वेदना में तो उनका जन्म ही हुआ। महादेवी कहती मेरा जन्म ही वेदना में हुआ और करुणा में ही मैं रहती हूँ। आवाज जो उनका है, ठिकाना जो उनका है वो करुणा में ही। निराला विद्रोही थी लेकिन वेदना से अछूते नहीं। वे लिखते हैं दुख ही जीवन की कथा है। तो आप देखिए कि इस युग के समस्त कवियों में वेदना है। छायावादी कवियों पर वेदनावादी या वेदना विलासी होने का आरोप भी लगा, ठीक है,
वेदना मतलब की पीड़ा, अतिरिक्त पीड़ा के अनुभूत संवेदना, ये सारी चीजें लाए। जैसे वेदना के ही सुरेले हाथ से बना यह विश्व, किंतु छायावाद की कवि इस बात को स्वीकार करते कि वेदना। लेकिन एक चीज और यहाँ देखिएगा कि छायावाद का जो प्रारंभ हुआ वही अंत नहीं हुआ। इन कवियों को जो प्रारंभ था वही अंत नहीं है। धीरे धीरे इनकी वेदना, इनकी पीड़ा, इनके आंसू कम होने लगते हैं। अगर आप छायावाद का 30 के आसपास की कविताओं को देखें या अंतिम समय की कविताओं को देखें तो उसमें वेदना कम होने लगती है, अर्थात दुखवाद का स्थान आनंदवाद ले लेता है। जैसा कि कामायनी में आप देख सकते हैं आनंदवाद की प्रतिष्ठा की बात। गुंजन में सुख दुख के समन्वय की बात पंत जी करते हैं। वो लिखते हैं दुख सुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। इसी तरह यामा के अंतिम याम तक पहुंचते पहुंचते महादेवी की नीरजा के आंसू टूट जाते हैं। और निराला की राम की शक्ति पूजा में निराला अंत में कहते हैं होगी जय हे पुरुषोत्तम। तो ये आत्मविश्वास है। छायावाद के आरंभ से अंत तक दुख सुख का समन्वय देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रेमानुभूत इस युग के कवियों में आधुनिक काल में छायावाद सबसे सशक्त काल है। इस काल के कविता में अधिकतर प्रेम गीतात्मक साहित्य ही रचे गए और प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। द्विवेदी युग की नैतिकता या शुद्धतावादी काव्य की तुलना में छायावाद में प्रेम की प्रधानता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम की प्रधानता हर युग में रहती है, ऐसा नहीं कि छायावाद में है। छायावाद का प्रेम अशरीरी है, रीतकाल का भोगवादी था, या भोगवादी प्रेम के आधार पर देखा जाए तो छायावाद का प्रेम आदर्शवादी प्रेम के रूप में देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि छायावाद में जिस तरह से प्रेम का निर्माण हुआ, ऐसा प्रेम का परिचय आपको किसी काल में देखने को नहीं। छायावाद में एक नई अनुभूति है, नए रूप में प्रेम को प्रस्तुत किया गया है और इस युग के कवियों को के प्रेम में एक गंभीर जीवन दर्शन भी देखने को मिलता है। प्रेम के साथ साथ सौंदर्य बोध भी छायावाद ने एक नए मूल्य में जो सबसे अधिक जगह बनाई वो है सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध इस युग की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि हम कहें ना प्रसाद सौंदर्य बोध के कवि हैं, पंत सौंदर्य बोध के कवि हैं, तो सौंदर्य बोध इस युग में ज्यादा है। इस युग के कवियों में अखिल विश्व से सौंदर्य की चेतना देखने को मिलती है, एक से नहीं। ये कवि जीवन को सुंदर बनाने के अभिलाषी हैं। सत्यम शिवम सुंदरम में इन्होंने सुंदरम पर विशेष ध्यान दिया। प्रकृति सौंदर्य से चलकर ये मानव सौंदर्य की बात करते हैं। पंत लिखते हैं सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर। अर्थात कि सब कुछ सुंदर है लेकिन मानव से सुंदर कोई, अर्थात मानव की सुंदरता की बात पंत जी की। इस युग की सौंदर्य दृष्टि निश्चित रूप से विशिष्ट है। एक और सौंदर्य कनक सौंदर्य के रूप में देखिए कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलता है, दिखाई पड़ता है। तो दूसरी ओर अगर आप देखिए तो चेतना का उज्जवल वरदान भी ये सौंदर्य प्रतीत होता है। छायावादी कवियों ने सौंदर्य को उदात्तता, भव्यता, दिव्यता आदि गुणों से विभूषित करके इस युग के काव्य को एक नए मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया है। इस दृश्य से अगर देखा जाए तो छायावादी काव्य विशिष्टता की श्रेणी है। हिंदी काव्य परंपरा में अब छायावाद को अगर देखा जाए तो छायावाद में अगर जो पंत को ले लीजिए या प्रसाद को ले लीजिए, निराला को ले लीजिए, मतलब सभी को ले लीजिए, तो इस युग की एक और बड़ी विशेषता है और वो है प्रकृति चित्र। पंत ने प्रकृति की ओर वापसी की। यद्यपि हिंदी काव्य परंपरा में या साहित्य में प्रकृति की भूमिका जब से सृष्टि का निर्माण हुआ या जब से साहित्य का निर्माण है, लेकिन प्रकृति ने जो स्थान छायावाद में पाया वो स्थान इससे पूर्ववर्ती कालों में कभी नहीं, चाहे वो भक्ति काल हो, चाहे रीत काल हो और चाहे आदिकाल। भक्तकालीन कवियों ने प्रकृति का वर्णन किया निश्चित रूप से, लेकिन भगवान की लीला भूमि के आधार। रीतकालीन कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन किया, उद्दीपन के रूप में और श्रृंगारिकता के रूप में किया। स्वच्छंदतावाद के कवियों ने भी प्रकृति की ओर उन्मुक्तता दिखाई, लेकिन वर्णन विशिष्ट नहीं करना, साधारण नहीं। लेकिन छायावादी कवियों ने ऊषा,
संध्या, रात्रि, चांदनी जैसे चिरपरिचित रूपों को भी नई अंतर्दृष्टि से देखा और उसका चित्रण किया। जैसा कि इन्हीं सामान्य प्रतीकों का प्रयोग पहले इस रूप में देखने को मिला। पंत की प्रथम रश्मि और चांदनी, निराला की सांझ सुंदरी, प्रसाद की मंदिर माधवी यामिनी जैसी कविताएं शायद छायावाद से पहले ऐसी कविताएं आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगी। एक दुर्लभ प्रकृति चित्रण को लेकर एक दुर्लभ कविताएं हैं। कामायनी इस युग की श्रेष्ठ कृति है। प्रलय की घटना है, पौराणिक घटना है, लेकिन कामायनी में चित्रित प्रलयकालीन समुद्र के विराट जब दृश्य का चित्रण प्रसाद करते हैं तो अद्भुत चित्रण है वो, और ऐसा हिंदी के किसी भी काल में नहीं हुआ। इसीलिए ये प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी एक अमूल्य निधि कामायनी को मानते हैं। छायावादी कवियों के यहाँ प्रकृति वर्णन के आधार पर ही पलायन का भी आरोप लगा, क्योंकि जब प्रसाद जी करते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पलायन की बात करें, लेकिन ये एक काम है, ऐसा नहीं, ये अनुचित है। इनका प्रकृति प्रेम के मूल में, छायावादी कवियों के प्रकृति प्रेम के मूल में सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति और नैसर्गिक जीवन की आकांक्षा अधिक दिखती है। जब प्रसाद की इस पंक्ति को पढ़िए, इस संदर्भ को बार बार कोड किया जाता है कि प्रसाद जी या इस युग के कवि धीरे धीरे पलायन की बात, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जब ये बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे वो पलायन की बात करें, लेकिन नहीं। जब आप इनको ध्यान से देखें, चिंतन करें, तो ये जीवन के व्यापारों के बीच समरस गुण को पाने की आकांक्षा इसमें दिखेगी। इसमें प्रसाद जी की बेचैनी दिखेगी। वो जीवन और व्यापार के बीच समरस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए छायावादी कवियों में अगर देखा जाए तो प्रकृति सौंदर्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना, लोक मंगल की भावना या मानव करुणा की बात भी है। राष्ट्रीय चेतना, यद्यपि ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय चेतना की भावना द्विवेदी युग कवियों में ज्यादा थी, छायावादी युगीन कवियों में कम है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं, क्योंकि प्रसाद जी के हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरण का दे उपहार और हिमाद्र तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जैसे गीत उन्होंने लिखा। निराला ने भी भारत जय विजय करे और महाराज शिवाजी के नाम पत्र जैसी रचनाएं इसका प्रमाण है कि राष्ट्रीयता की कमी भी इस युग में नहीं। छायावादी कवियों की राष्ट्रीय चेतना सिर्फ गीतों तक ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म सांकेतिक प्रवृत्तियों के आधार पर अन्य कविताओं में भी देखा जा सकता है। जैसे निराला का तुलसीदास देख लीजिए, तुलसीदास में देश को पराधीनता से मुक्ति की संकल्पना, इसी तरह राम की शक्ति पूजा में नैतिक शक्ति की साधना का संकेत देखने को मिलता है। छायावाद में लोक मंगल भी है और मानव करुणा की भी बात देखने को मिलती है। छायावादी कवियों ने मानव करुणा के रूप में जो व्याप्त विषमताएं हैं उनका भी उल्लेख किया है। ये जरूर है कि राष्ट्रीयता की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अभिव्यक्ति इस युग में नहीं है। निराला के साहित्य में लोक मंगल, मानव करुणा की अभिव्यक्ति सबसे अधिक दिखाई देती है। जैसे भिक्षुक, बादल रात, विधवा जैसे उनके काव्य संग्रह या कविताएं इसका उदाहरण। तो छायावादी कविता जीवन विमुख नहीं, जीवनोन्मुखी। इसके अलावा विश्व मानवतावाद में भी राष्ट्रीय चेतना है। विश्व मानवतावाद भी अगर देखें तो इस युग में है, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के विश्व मानवतावाद से भी ये प्रेरित है। पंत जी छायावाद में विश्व दृष्टि का अंकन करते हैं। वो मानते हैं कि यही उसकी आधुनिकता है। कामायनी में अखिल मानव भावों की अभिव्यक्ति हुई है। निराला की सम्राट अष्टम एडवर्ड को पर लिखी गई कविता विश्व मानवतावाद का स्वरूप है। इसी तरह से सांस्कृतिक गरिमा भी इसमें है का प्रयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से देखा जाए, भाव व्यंजना की दृष्टि से देखा जाए तो यह युग अव्यंजना की दृष्टि से सबसे कौशल युग था। इस युग में केंद्रीय जो स्वतंत्र है का पहला साधन था वो अज्ञे ने छायावाद के कवियों के सम्मुख पहला प्रश्न काव्य के अनुकूल भाषा का
नई संवेदना के नए मुहावरे का ही था, ऐसा उनका मानना है। इस युग के कवियों में को शब्द और अर्थ के सामंजस्य, इस युग के कवियों ने जादू भरने का काम किया। प्रतीक, शब्द प्रतीक के रूप में काम कर रहे हैं। इसी तरह से बिंब विधान को आप देख लीजिए, बिंब विधान का भी एक आश्रय इन कवियों ने लिया, जिसे पंत जी ने चित्रभाषा कहा। तो बिंबों में मौलिकता और सजगता है, और प्रगीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, छंदों में मुक्त छंद की बात इसमें होती है, और निराला इसके प्रमुख कवियों के रूप में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो छायावाद का युग भारत की अस्मिता की खोज का युग है। छायावाद के जन्म से लेकर उसके अंत तक की जो भी संक्षेप में हम लोगों ने चर्चा की, उस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस पर थोड़ी मदद मिले। नमस्कार।